बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र सेकंड पेपर के अंतर्गत आज मैं जिस विषय पर अपना व्याख्यान दे रहा हूँ वो बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसको मैं तीनों यूनिट्स को एक साथ लेते हुए उनमें से प्रत्येक यूनिट का हल्का हल्का परिचय दूंगा, क्योंकि जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं या पेपर पढ़ते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उस प्रश्न पत्र में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ हमारी कोर्स में नहीं है। तो ऐसा करने से विद्यार्थियों को एक दिशा मिलती है, अध्ययन की दिशा मिलती है और सिलेबस भी पूरा समय से कर पाते हैं और ऐसा करने से परीक्षाओं में उनके अच्छे अंक भी आते हैं। सेकंड पेपर में 3 यूनिट्स में आपका सिलेबस बटा हुआ है। इसमें पहली यूनिट का जो शीर्षक है वो नगरीय समाज का समाजशास्त्र है। दूसरी यूनिट का जो टॉपिक है, मेन टाइटल है वो विकास का समाजशास्त्र है। और तीसरी यूनिट का जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। जैसा नाम से ही पता है कि इस पेपर का जो शीर्षक है, इस प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वो है समाजशास्त्र की शाखाओं का परिचय या समाजशास्त्र की उप शाखाओं का परिचय। समाजशास्त्र के बारे में हम जान चुके हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन होता है। समाजशास्त्र क्या करता है? समाज का अध्ययन करता है। और अध्ययन कैसे करता है? ये क्रमबद्ध तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से करता है, तो व्यवस्थित तरीके से करता है। समाजशास्त्र जो 1838 में अगस्त कॉम्ट के द्वारा सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इस विषय को, आज वो समाजशास्त्र केवल फ्रांस तक सीमित नहीं है, अपितु विश्व के प्रत्येक देश में ये विषय पहुंच चुका है और नए कितने विद्यार्थी इस विषय से जुड़कर के अपने करियर को बना रहे हैं और साथ ही इस विषय को स्थापित करने में अपना कई तरह से योगदान भी दे रहे हैं। बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के सिलेबस में पहली यूनिट जो है वो है नगरीय समाज का समाजशास्त्र, या हम ये भी कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं। नगरीय समाजशास्त्र है, ग्रामीण समाजशास्त्र है, सामाजिक मनोविज्ञान है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है ना, अपराध शास्त्र है, जनांकिकी है, बहुत सारे इसकी शाखाएं हैं आज। तो उनमें से आपके सिलेबस में केवल 3 शाखाएं आपके कोर्स में हैं और वो भी बहुत कम टॉपिक्स के साथ। तो पहला टॉपिक है नगरीय समाज का समाजशास्त्र, जिसे हम दूसरे शब्दों में नगरीय समाजशास्त्र भी कह सकते हैं। नगरीय समाजशास्त्र होता क्या है, पहले हम इस पर बात करेंगे। समाजशास्त्र के बारे में हम जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाज का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जब समाजशास्त्र के साथ में नगरीय शब्द जुड़ जाता है तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध नगरीय समाजों के अध्ययन से है। इसका संबंध है नगरीय समाजों के अध्ययन से। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाजों का अध्ययन करता है। अब नगरीय समाज कौन से होते हैं? हम नगरों से परिचित हैं, नगरों की प्रकृति से परिचित हैं, नगरों की प्रमुख विशेषताओं से परिचित हैं, है ना। जैसे जनसंख्या की दृष्टि से बात करें अगर हम लोग, तो नगरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। नगर की जो पहली विशेषता है कि नगरों में जनसंख्या घनत्व देखा जाता है, जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। उसके साथ साथ वहाँ पर शिक्षा का प्रसार और प्रचार होता है, क्योंकि नगरों में ही स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो भी है वो नगरों में होते हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से नगरों की पहचान शिक्षण संस्थाओं के द्वारा होती है, क्योंकि हर तरह की यूनिवर्सिटी नगरों में होती हैं। अगली जो इसकी पहचान है वो स्त्री पुरुष समानता। हम गांव में देखते हैं या कस्बों में देखते हैं
कि जो गांव की स्त्रियां हैं या कस्बों की स्त्रियां हैं वो उतनी अधिक अपने आप को स्वतंत्र नहीं पाती जितने कि पुरुष होते हैं, और स्त्रियों के निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, चाहे वो पुरुष पिता हो या भाई हो या पति हो या बेटा हो। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब पंचायती चुनाव होते हैं या अन्य किसी स्तर का कोई चुनाव होता है तो चुनाव जिस कैंडिडेट का जो कैंडिडेट लड़ता है वो महिला होती है, लेकिन अगर वो जीत जाती है तो उसके बाद में उसकी ओर से जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो उसके पति के द्वारा लिए जाते हैं या उसके भाई के द्वारा लिए जाते हैं। तो गांव में और कस्बों में ये स्थिति है, जबकि नगरों में ऐसी स्थिति नहीं है। नगरों में जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को स्वावलंबी पाती हैं, वो स्वावलंबी है, वो अपने आप को स्वतंत्र पाती हैं और वो किसी भी निर्णय को लेने में अपने आप को सक्षम और समर्थ पाती हैं और वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती। नगरों की अगली पहचान है कि वहाँ औद्योगिक इकाइयाँ देखने को मिलती हैं, यानी उद्योग इकाइयाँ अर्थात कि उद्योग वहाँ फलते फूलते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहाँ पर काम करती हैं, उत्पादन कार्य चलता रहता है, उत्पादन कार्य 24 घंटे चलता रहता है। तो ये भी एक नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर वहाँ रोजगार के अवसर होते हैं। नगरों की अगली विशेषता है कि नगरों में रोजगार के अवसर होते हैं और सरकारी न केवल पब्लिक सेक्टर में या कहें कि न केवल गवर्नमेंट जॉब्स बल्कि प्राइवेट जॉब्स भी वहाँ पर होते हैं। और नगरों में रहने वाले चाहे वो पुरुष हों या स्त्रियाँ हों, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री अपने आप को शिक्षा से जोड़ना चाहता है और इसके साथ साथ शिक्षा से जुड़ने के बाद में वो अपने आप को रोजगार से भी जोड़ना चाहता है। तो वहाँ पर उतनी बंदिशें, उतनी पाबंदियाँ महिलाओं के लिए नहीं होती जितनी पाबंदियाँ, जितनी बंदिशें गाँव में और कस्बों में होती हैं। इसके अलावा आधुनिकता, गाँवों में और कस्बों में परंपराएं कार्य करती हैं, यानी कि परंपरागत परिवार होते हैं। ट्रेडिशंस से जुड़ना हमको सिखाया जाता है कि हम परंपराओं का निर्वाह करें, परंपराओं के निर्वाह करते हुए ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसके विपरीत जो नगर होते हैं वहाँ पर परंपराओं में विश्वास तो लोग करते हैं, लेकिन उतना अधिक परंपराओं में विश्वास वहाँ नगरों के लोगों में नहीं होता, क्योंकि वो आधुनिक होते हैं और आधुनिकता को आत्मसात करके वो अपने जीवन को जीते हैं। ये नगरीय संस्कृति ग्रामीण संस्कृति से या कस्बों की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न होती है। वहाँ शिक्षा होती है, रोजगार होता है, आधुनिकता है, वहाँ पर स्त्री पुरुष समानता है, उद्योग फलते फूलते हैं। तो ये वहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। अगर हम नकारात्मक विशेषताओं की बात करें, ऐसा नहीं है कि सारे नगर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नगर में केवल आधुनिकता होती है, वहाँ दिक्कतें नहीं होती। नगरों में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, गरीबी भी है वहाँ पर, बेरोजगारी है, गरीबी है, गंदी बस्तियां हैं वहाँ पर, वेश्यावृत्ति है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, ये सब चीज़ें नगरों में देखने को मिलती हैं। तो ये मैंने आपको संक्षेप में नगरों के बारे में बताया। तो नगरों का अध्ययन करने वाली समाजशास्त्र की शाखा का नाम नगरीय समाजशास्त्र है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जो नगरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। नगर से संबंधित कोई भी पहलू है, नगरों से संबंधित कोई भी पहलू है और उस पहलू का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। सिलेबस में जो दूसरी यूनिट है उसका टाइटल है विकास का समाजशास्त्र। विकास का समाजशास्त्र। हम जानते हैं कि विकास की दृष्टि से अगर हम देशों की बात करें या समाजों की बात करें तो 3 वर्ग मिलते हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित, या विकसित, अर्धविकसित और अविकसित। विकसित समाज वो समाज होते हैं जिनमें विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। विकसित समाज वो होते हैं जिनमें विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अर्थात वहां पर विकास का और कोई बिंदु नहीं बचा है। अर्धविकसित समाज या विकासशील समाज वे समाज होते हैं जहां विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो चल रही है, लेकिन अभी
विकास की पूर्णता इन समाजों को प्राप्त नहीं हुई है। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, चल रही है, लेकिन पूर्ण विकास अभी भी दूर है। ये विकासशील समाज होते हैं। तीसरे जो समाज होते हैं वो है अविकसित समाज। अविकसित समाज वो समाज है जिनमें विकास की प्रक्रिया अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है। तो विकास से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रत्येक समाज ये चाहता है कि वो विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहे, विकास की गति निरंतर बढ़ती रहे और वहाँ के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनको सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहें, सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहें। तो इस प्रकार से विकास की दृष्टि से समाज 3 वर्गों में वर्गीकृत है: विकसित, अर्धविकसित और अविकसित। अर्धविकसित को ही हम लोग विकासशील भी कहते हैं। तो समाजशास्त्र की वह शाखा जिसका संबंध समाज में चलने वाले या होने वाले विकास के अध्ययन से है, होने वाले विकास के अध्ययन से है, तो वो शाखा विकास का समाजशास्त्र कहलाती है। सतत विकास, विकास की बहुत सारी बातें हैं। विकास की क्या दशा है, विकास की क्या दिशा है, दशा क्या है, कंडीशन क्या है, किस दिशा में विकास चल रहा है और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां विकास अभी तक नहीं हो पाया है, विकास के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं और विकास हेतु कौन कौन से सुझाव हैं। तो समाज में होने वाले विकास से संबंधित किसी भी पहलू के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है और उस शाखा का नाम है विकास का समाजशास्त्र। तीसरी शाखा जो BA 3rd ईयर समाजशास्त्र सेकंड पेपर में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है पाठ्यक्रम में, वो है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम वैश्वीकरण का नाम सुनते रहते हैं कि वैश्वीकरण चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन है क्या, पहले हम ये समझें। ये निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जो विश्व के सभी लोगों को, चाहे वो कहीं भी रहते हो, किसी भी देश के नागरिक हो, कहीं भी रहते हो, उन सभी लोगों को एक ही धरातल पर लाने का कार्य कर रही है। जैसे जानते हैं कि विश्व में बहुत सारे देश हैं और हर देश की एक अलग संस्कृति है। प्रत्येक देश के लोग अपने देश को प्रेम करते हैं और दूसरे देशों से नफरत करते हैं। ये पहले रहता है, चाहे वो किसी भी देश की बात हो कि एक व्यक्ति का अपने देश से लगाव होता है और जो दूसरे देश हैं उनसे उतना लगाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से इतिहास बताता है कि देशों के बीच एक वैमनस्यता का वातावरण पैदा हुआ, दुश्मनी पैदा हुई और ये आतंकवाद जो हम सुनते रहते हैं, ये भी शायद इसी चीज का एक उदाहरण है कि एक देश दूसरा देश को नहीं चाहता और इसलिए आतंकवाद के माध्यम से उसको दबाना चाहता है। अब समय बदल रहा है, क्योंकि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या जो उत्पाद है हमारे देश के, उन उत्पादों की बिक्री के लिए, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे देशों की जो उत्पाद है उनको इंपोर्ट करने के लिए, या दूसरे देशों की चीज़ें हैं, संस्कृति है, उसको अपनाने के लिए हम आज आतुर हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम अपने आप को सीमित अपने देश तक रखेंगे तो ये सीमाएं हमारे व्यक्तिगत, जो हमारे व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उस व्यक्तित्व के विकास में कहीं ना कहीं बाधक होगा। तो अब समय चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है वो ये कि लोग अपने आप को केवल एक देश तक सीमित नहीं रखें, बल्कि वो ये मान के चलें कि पूरा विश्व मेरा है। देश मेरा नहीं है, केवल देश ही नहीं है, बल्कि देश में, विश्व में जितने भी देश हैं वो सब मेरे हैं और मैं अपने देश का ही नागरिक नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरे विश्व का नागरिक हूँ। और मेरे जो कर्तव्य हैं, न केवल अपने देश की सेवा करना है, अपितु विश्व के जितने भी देश हैं उन सबकी मुझे सेवा करना है। केवल ऐसा नहीं कि मैं अपने ही देश के उत्पादों, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को प्रमोट करूं, उन्हीं को खाऊं पीऊं,
है ना, या अपने देश के ही बने हुए कपड़े पहनूं मैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अब समय है कि हम दूसरे देशों की भी बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम आपने सुना होगा कि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज खुल रही हैं, भारत की भी खुल रही है विदेशों में, और जो देश के जो विश्व के जो और देश हैं वहाँ के कई देशों ने भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज खोली है। वो यहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं, अपने यहाँ की चीज़ों को इंडिया का ब्रांड बना करके वो यहाँ बेचते हैं, है ना, और इस प्रकार से एक समय में परिवर्तन देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो वैश्वीकरण से संबंधित जितने ही मुद्दे हैं, वैश्वीकरण के क्या कारण हैं, क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, क्या नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति क्यों नहीं मिल पा रही है, तो इन सभी चीज़ों के अध्ययन के लिए हमारे पास समाजशास्त्र की जो शाखा है उसका नाम है वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। तो तीनों के बारे में एक बार हम लोग एक एक सेंटेंस में बात करेंगे कि नगरीय समाज का समाजशास्त्र यानी नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो नगरीय समाजों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। विकास का समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाज में होने वाले विकास से संबंधित समस्त पहलुओं का, समस्त मुद्दों का, समस्त विषयों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। और इसी प्रकार वैश्वीकरण का समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। और विशेष करके हम इन तीनों चीजों को भारतीय समाज के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत में नगरों का विकास हो रहा है, जैसा हम जानते हैं नगर बन रहे हैं, नगरों में विकास भी चल रहा है, विकास के सामने बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, समस्याएं भी हैं, और भारत में जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है, उसी प्रकार से भारत में भी ये प्रक्रिया क्रियाशील है, और ये भी भारत के लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर रही है कि अब उनको केवल एक देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु दूसरे देशों को भी अपना देश मान करके ही उन्हें चलना चाहिए, और उनका जो कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है सेवा करने का, वो केवल अपने देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी के प्रति उनकी वही जिम्मेदारी है। और अब जो है वो विश्व बंधुत्व की भावना से लोगों को जीना चाहिए। विश्व बंधुत्व से मतलब है कि पूरे विश्व के जो लोग हैं वो मेरे बंधु हैं, पूरे विश्व के जो लोग हैं वो बंधु, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे जापान का हो, कहीं का भी हो। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल भारतीय लोगों को मैं लाइक करूं, या फिर भारत में बने हुए कपड़े ही मैं खाली पहनूं, या भारत में जो खाद्य सामग्री है, जो खाने की चीज़ें हैं, उन्हीं को ही मैं खरीदूं, उन्हीं को खाऊं। अब ऐसा नहीं है। हम मार्केट जाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है ये भारत की नहीं है? ये निश्चित रूप से ये बाहर से आई हुई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ बता रही है कि हम आज जो है दूसरे देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनको हम आत्मसात कर रहे हैं, और इसी प्रकार से जो और देशों के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को भी आत्मसात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि समाजशास्त्र की तीनों ही शाखाएं, चाहे वो नगरीय समाजशास्त्र हो, चाहे वो विकास का समाजशास्त्र हो, और चाहे वो वैश्वीकरण का समाजशास्त्र हो, तीनों ही शाखाएं अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये किसी न किसी विशेष चीज़ का अध्ययन करती हैं। नगरीय समाजशास्त्र नगरों का अध्ययन करती है, विकास का समाजशास्त्र